हाय स्टूडेंट्स, तो आज हम इन फॉलोइंग टॉपिक्स को कवर करेंगे। इसके बाद आज का हमारा ये लेक्चर यहीं एंड हो जाएगा और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो शॉर्ट में रहेंगे हम इसके क्लास के एंड में लेंगे। तो आज हमारा कोलाइड्स का आखिरी लेक्चर होने वाला है, कल इसके क्वेश्चंस वीडियोस आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सबसे पहले कवर करते हैं इस छोटे से टॉपिक से, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छा बन सके। तो हम पहला हमारा टॉपिक आता है हार्डी-सिजुल्ड रूल। हार्डी-सिजुल्ड रूल या हार्डी-सिजुल्ड लॉ के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये लॉ ये बोलता है कि कोगुलेशन की पावर उतनी ही ज़्यादा होगी जितना ज़्यादा किसी भी पार्टिकल के ऊपर चार्ज होगा, यानी हायर द वैल्यू ऑफ एन मोर विल द कोगुलेशन। हायर द वैल्यू ऑफ एन मोर विल बी द कोगुलेशन। जैसे कि मैं अगर बात करता हूँ कुछ एग्जाम्पल इसमें, जैसे कि Mg+3 और सोडियम प्लस, तो इन दोनों में से कोगुलेशन पावर Mg+3 की सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज सबसे ज़्यादा है। तो हायर द पावर हायर द कोगुलेशन। तो इस रूल को ये फॉलो करता है। जैसे कि मैं इसी में एक चीज़ और जोड़ देता हूँ, अगर मैं इसे आयरन के लिए पूछता हूँ Fe+2 के लिए, आयरन Fe+3 एक स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है, बट वो स्टेट इसके लिए ज़्यादा स्टेबल नहीं होती है, इसलिए हम Fe+2 की बात करते हैं। तो इसकी अगर सिजुल्टिंग करेंगे तो हमारे पास Mg+3 सबसे ज़्यादा, फिर आयरन+2, फिर सोडियम प्लस। तो इसमें आपको क्वेश्चन कुछ एग्जाम में इस तरीके से पूछेगा, तो हार्डी-सिजुल्ड लॉ को समझाइए और उसका एग्जाम्पल दीजिए। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। इसी सारी की सारी चीज़ें सेम टू सेम नेगेटिव के लिए भी एप्लीकेबल होगी। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं रब करके इसी कहानी को फिर से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। और इसी का एक एग्जाम्पल भी है, आज प्रभु फिर सिया, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आप इससे याद रख सकते हो, आज प्रभु फिर सिया मेरे घर पर धारे हैं, और इसकी पावर +1 होती है, इसकी पावर +3, इसकी पावर +2+3 और इसकी पावर +4। तो आप कोगुलेशन को समझ सकते हो इस छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू, और ये अंडरस्टैंडिंग भी आपकी अच्छी बना देगा। तो इसके लिए हिंट है, कई बार इसी में क्वेश्चन पूछ देता है कि किसकी कोगुलेशन पावर ज़्यादा होगी, तो आपको बताना पड़ेगा कि सिलिकॉन की पावर ज़्यादा होगी, ठीक है। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि ड्यू टू हायर चार्ज। तो आप इसका हिंट भी चाहो तो लिख लो, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। आज AGG है, आज प्रभु PHRABU प्रभु फिर सिया SHIA। तो आपको सिर्फ इससे याद रखना है। वैसे अगर आप वर्डिंग को बोलते हो तो यहाँ समझ आता है कि आप उसे शॉर्टकटी में कैसे लिख सकते हो। जैसे कि आज बोलता हूँ तो मेरे AG आ जाएगा, प्रभु यानी PB, ठीक है, प्रभु PB आ रहा है वर्डिंग, और फिर FEIR अगर चाहो तो लिख सकते हो, FIR भी होता है, फिर सिया। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो। इसी तरीके से अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं तो एक बार इसको आप रब कर देता हूं, रब कर दूंगा, फिर आप लिखिए, चलिए, ठीक है। तो अगर इसके लिए बात की जाए नेगेटिव के लिए, तो आयोडीन जैसे मैं लेता हूं, आयोडीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसके बाद एक नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि ये 17 ग्रुप के मेंबर है, और इसके बाद SO4 की बात 2- की बात करता हूं तो इसमें इसकी पावर ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है। नेगेटिव के लिए भी वही रूल रहेगा कि नेगेटिव चार्ज जिस पे ज़्यादा उसकी कोगुलेशन पावर ज़्यादा। तो ये है हार्डी-सिजुल्ड लॉ, और बाकी सारी की सारी डिटेल इसी तरीके से रहेगी। आपको सिर्फ आयंस का चार्ज निकालना आना चाहिए और बस हो जाएगी। जैसे कि आपके पास कई बार कॉम्प्लेक्स दे देगा, पर ये कॉम्प्लेक्स आते नहीं हैं हालांकि, बट मैं आपको एक फिर भी बता देता हूँ, अगर इस तरह के क्वेश्चन आ गए तो कैसे बोलेगा। इसमें
ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स दे दिया और यहाँ NaCl दे दिया। अब बोला कि इन दोनों में से किसकी कोगुलेशन पावर ज़्यादा होगी, तो आप कंपेयर कर लीजिए। Ag का +1 स्टेट आता है, हम यहाँ से देख सकते हैं, और सोडियम का भी +1 स्टेट ही आता है। तो ऑल थ्रू दोनों ही क्या +1 के हिसाब से तो इक्वल हैं, बट अगर आयोडीन और क्लोरीन की बात करता हूं तो I माइनस आ जाएगा और क्लोरीन भी माइनस आ जाएगा। तो फिर भी इनमें से एक की कोगुलेशन पावर ज़्यादा होगी दूसरे के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पास क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आयोडीन। सो यहाँ क्लोरीन की कहानी हम ज़्यादा प्रेफरेंस में लेंगे। ठीक है, तो आप एक बार इसको देख लीजिए, तब तक हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी में प्रॉपर्टीज। तो हम एक एक प्रॉपर्टीज, ये कोलाइडल्स की ऑल थ्रू ये प्रॉपर्टीज ही हैं, और इन प्रॉपर्टीज को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए, तो हमारा पहला प्रॉपर्टी आता है ब्राउनिन मूवमेंट। व्हाट इज ब्राउनिन मूवमेंट? ब्राउनिन मूवमेंट का मतलब होता है कि एक जिगजैग मूवमेंट, इस तरीके का जिगजैग मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? ब्राउनिन मूवमेंट बोलते हैं। एरो से डोनेट करना जरूरी है ताकि हम बता सके कि एक कंटिन्यूअस पाथ किस तरीके से जा रहा है। तो ब्राउनिन मूवमेंट क्या होता है? ब्राउनिन मूवमेंट क्या है? ब्राउनिन मूवमेंट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल्स विच इज जिगजैग मूवमेंट। जिगजैग मूवमेंट एक टाइप का जिगजैग मूवमेंट होता है, किसका? ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। कोलाइडल पार्टिकल, ठीक है। कोलाइडल पार्टिकल्स के जिगजैग मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? ब्राउनिन मूवमेंट बोलते हैं। अब इसका कॉज कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि कॉज क्या होता है, किस कारण से होता है। तो ये फॉलोइंग हमारा कारण इसमें आता है कि हर एक जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पास, इस तरीके से अगर मैं बोलता हूँ, तो इन हर एक पार्टिकल्स, कोलाइडल पार्टिकल्स की अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी होने के कारण ये अपनी ही प्लेस में, या अगर लिक्विड फेज में कोलाइडल है तो पूरे के पूरे मीडियम में फ्लो करते रहते हैं या इधर उधर वाइब्रेट करते रहते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं तो इस तरीके से अगर है तो इनकी काइनेटिक एनर्जी कुछ इस तरीके की जिगजैग मूवमेंट में मैं डोनेट कर रहा हूं। तो ये होता क्या है? आप देखो, इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी रहेगी, मान लेते हैं के है काइनेटिक एनर्जी। अब ये कोलाइडल पार्टिकल इस कोलाइडल पार्टिकल से जा करके टकराएगा, ये कोलाइडल पार्टिकल से जा करके टकराएगा तो कुछ अपनी काइनेटिक एनर्जी इसको ट्रांसफर कर देगा और ये हायर एक्साइटेशन स्टेट में आ जाएगा और ये फिर वाइब्रेट करना चालू करेगी। ये फिर आगे जा करके इससे टकराएगा और ये इससे टकराएगा, और इस तरीके से हम अगर पूरे पाथ को विजिबल करते हैं तो हमें वाइब्रेशन की स्टेट कुछ इसी तरीके से देखने को मिलती है। और ये जिगजैग फॉर्म होती है, और हम हमेशा नहीं बता सकते कि ये स्ट्रेट लाइन ही होगी या कुछ होगी, तो ये कुछ भी हो सकता है। तो कॉज क्या है? इट इज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहां तक का कोई डाउट? चलो नेक्स्ट आता है इसी के कुछ एग्जाम्पल या इसी के कुछ जो एप्लीकेशंस है उसकी भी बात करते हैं। जैसे कि ब्राउनिन मूवमेंट का हम इस्तेमाल करते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स को समझने के लिए, कोलाइडल पार्टिकल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका एक साफ सा कारण है, हमारे पास जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज या डिफरेंट टाइप्स के कोलाइडल्स हो सकते हैं। जैसे कि सॉलिड सोल हो गया, इमल्सन हो गया, जेल हो गया, और सोल हो गया, एरिसोल हो गया। तो इन सभी जो कोलाइडल्स हैं उन सभी कोलाइडल्स को अगर मुझे क्या करना है, कोगुलेट होने से बचाना है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोगुलेशन भी एक प्रॉपर्टी है किसकी?
कोलाइडल्स की। तो अगर मैं कोई चीज चाहता हूं ना कोगुलेट हो ना जमे, तो मुझे ब्राउनिन मूवमेंट का हम वहां एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं। हम समझते हैं उस पार्टिकल्स की कितनी काइनेटिक एनर्जी है, या फिर उसे स्टेबलाइज करने के लिए हम कितने काइनेटिक एनर्जी या कितने एनर्जी के उसमें इमल्सिफायर्स ऐड कर सकते हैं, तो जिससे हम कोलाइडल्स को बचा सकें एक तरीके से जमने से। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोलाइडल्स की प्रोटेक्शंस के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कोलाइडल्स की प्रोटेक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, हो गया। अब नेक्स्ट समझते हैं ब्राउनिन मूवमेंट क्या होता है, किस कारण से होता है, इसका इफेक्ट क्या है, या इसका यूज कहाँ होता है। अब नेक्स्ट आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। चलो, नेक्स्ट आता है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट ये सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी कोलाइडल्स की। ठीक है, कोलाइडल्स की सेकेंड प्रॉपर्टी टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट की बात करते हैं। टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट यानी होता है, टिंडल इफेक्ट एक ऐसा फिनोमिना है जो कि एक्सप्लेन करता है, क्या एक्सप्लेन करता है, क्या एक्सप्लेन करता है, लाइट की मोशन को। यानी अगर मैं एक कोलाइडल पार्टिकल का पूरा सॉल्यूशन ले लेता हूं इस तरीके से, और उसमें मैं क्या कर देता हूं, ये मेरे पास मान लेते हैं कि लिक्विड कोलाइडल सॉल्यूशन का मीडियम है। अब मैं इधर से एक बीम ऑफ लाइट पास करता हूं। बीम ऑफ लाइट जब मैं पास करूंगा तो मुझे लाइट की रेज विजिबल होंगी, और इस फिनोमिना को हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, सो इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाता है, व्हेन a ray of light is passed through colloidal solution, its path is visible, and this property of colloid is known as Tyndall effect। इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, टिंडल्स इफेक्ट बोला जाता है। तो ये हमने समझा किस तरीके से हो रहा है। जैसे कि ये मेरे पास रे ऑफ लाइट आई, ये इसमें जाते ही अभी तक तो हम क्या लाइट की रेस को देख सकते हैं आजू बाजू, हमारे यहाँ आजू बाजू नहीं दिख रहा है। हमें लाइट के कारण हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को देख पा रहे हैं, लाइट को नहीं देख पा रहे हैं। तो जब हम इसे वाटर के थ्रू जाता है तो ये अपने को देखने को मिलता है, या कोलाइडल्स के थ्रू जाता है तो अपने को कोलाइडल्स के कारण वो रेस की देखने को मिलता है कि आखिरकार ये रे, अगर मैं ऐसे ट्रांसफर कर रहा हूं, ये रेस ऐसे आ रही है, तो ये रेस कौन से पाथ में जा रही है या कौन सा पाथ फॉलो कर रही है। क्योंकि उस समय होता क्या है, हर एक कोलाइडल्स जिसके ऊपर लाइट पड़ती है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के कारण वो हमें पाथ लाइट देखने को मिलता है। ठीक है, जहां रिफ्लेक्शन हो रहा है वहां चीजें अपने को देखने को मिलती ही है। तो ये कारण क्या है, इसका कॉज भी लिख लो। कॉज किसके कारण होता है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन एंड RECTION, रिफ्रैक्शन के कारण। ठीक है, रिफ्लेक्शन यानी लाइट किसी चीज पे पड़ेगी और वापस टकरा के आएगी, इसे रिफ्लेक्शन बोला जाता है। रिफ्रैक्शन यानी पड़ेगी और उसी के अंदर होकर के निकल जाएगी, वो रिफ्रैक्शन है। ठीक है, तो ऐसे भी कोलाइडल्स इतने छोटे होते हैं और कई कोलाइडल्स तो ट्रांसपेरेंट भी होते हैं, तो उनके थ्रू लाइट पास भी हो सकती है। ठीक है, चलिए, तो एक तो ये आ जाता है कॉज। अब इसका यूज कहाँ किया जाता है, हम इस चीजों का यूज करते हैं डिफरेंट चीजें बनाने के लिए कोलाइडल्स की मदद से। जैसे कि हम लाइट्स, ट्यूब लाइट्स, सॉरी हेडलाइट जो होती है कार में या बाइक्स में जो यूज की जाती है, हम इसी का यूज करते हैं। क्योंकि हमें मालूम है हर एक जगह हमारे एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे कोलाइडल्स पार्टिकल प्रेजेंट हैं चारों तरफ, एयर के, स्मोक के हो गया या डस्ट के। तो अब हम
जब रात को मान लेते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि अगर आपको मैं एक फैक्ट बताता हूँ, ये हमारा सोलार सिस्टम है, यहाँ सन है, सन के आजू बाजू आपको रोशनी दिखने को मिलेगी, बट यही रोशनी अगर आप यहाँ देखने की कोशिश करोगे तो नहीं दिखेगा। ठीक है, ये अर्थ है हमारी, हम सोच रहे हैं कि अर्थ से सन देख रहे हैं तो डायरेक्टली हमें सन दिखेगा, बट सन के थोड़ा आजू बाजू रोशनी भी दिखेगी, क्योंकि ये हाईली पार्टिकल्स को एलोबरेट करते रहता है सन, ठीक है, निकालते रहता है। बट इसी के अगर हम थोड़ा सा दूर भी देखते हैं तो हमें अंधेरा ही दिखेगा। यहाँ से अगर इससे कोई अगर आजू बाजू से अगर कोई पत्थर उतर गया या कोई रॉक्स गए, कॉमेट गया, तो हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ये लाइट की रे इसमें फॉल होगी और ये अपने आंख में फॉल होगी। हम मान लेते हैं स्पेस स्टेशन में बैठे हैं, हम देख रहे हैं अपने अर्थ, मेरे पीछे यहाँ सन है, ठीक है, यहाँ मान लेता हूँ यहाँ सन है, और मैं सन के अपने बैक को सन की तरफ करते हुए मैं पीछे देख रहा हूँ, क्योंकि सन की रेस तो ऐसी जा रही है। मैं सोच रहा हूँ कि देखता हूँ कि आगे जाकर के कुछ दिख रहा है मेरे को कि नहीं, तो आपको चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा। जहाँ कोई पत्थर होगा या कोई चीज होगी उसमें लाइट टकराएगी, तभी बस आपको लाइट वापस दिखेगी ड्यू टू रिफ्लेक्शन, बट उसके अलावा आपको लाइट नहीं दिखने को मिलेगा। तो इसी फिनोमिना को हम यूज करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है अपने अर्थ में हर एक जगह पे डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक पार्टिकल्स या पार्टिकल्स प्रेजेंट ही हैं कोलाइडल्स के। तो हम इसी का यूज करते हैं कि आखिरकार हम कितनी इंटेंसिटी लाइट की रख सकते हैं, ताकि हम रोड पे जब चलें तो हमें प्रॉपर देखने को मिले चीजें। तो ये कोलाइडल्स पार्टिकल्स का यही एप्लीकेशंस को यूज किया जाता है हेडलाइट्स को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। और हेडलाइट्स कैसे बनाया जाए, उसकी बल्ब्स की शेप, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करे, ये सारी चीज़ें यहीं से यूज़ होती है। माइक्रोस्कोप बनाने का एप्लीकेशन भी यही है, माइक्रोस्कोप का भी यूज़ हम इसी कारण से करते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिख लेना। माइक्रोस्कोप बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हेडलाइट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है, हम बात करते हैं टिंडल इफेक्ट के बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस हमारी यहाँ तीसरी प्रॉपर्टी होती है। ऑल थ्रू कोलाइडल्स के तो बहुत सारे एप्लीकेशंस है, बट हमने इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के हिसाब से इसे दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया है, ठीक है। चलिए, तो अभी हमने जो देखा वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज थी, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। तो इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने के कारण क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसे हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी यानी इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर समझते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस? इलेक्ट्रोफोरेसिस इज बेसिकली अ फिनोमिना इन विच एज passes of current, colloidal particle attracted towards opposite charge plate, अपोजिट चार्ज प्लेट की तरफ खिंच जाना, इसे बोला जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। और इलेक्ट्रोफोरेसिस भी एक तरीके का कोलाइडल्स का ही एप्लीकेशन है, क्योंकि हमें मालूम है, एक ट्यूब हम ये ले लेते हैं, ठीक है, एक बड़ा सा जार लेते हैं, थोड़ा सा इस चीज को समझते हैं, ये रहा, ठीक है, मार्कर खत्म हो गया, ये चल रहा, हाँ ये रहा। अब मैं क्या करता हूं, इसको एक प्लेट्स के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इधर साइड मैं क्या कर देता हूं, इसे पॉजिटिव प्लेट मान लेता हूं और इधर साइड नेगेटिव प्लेट मान लेता हूं, और इधर साइड चारों तरफ मैं क्या कर देता हूं, कोलाइडल्स के सॉल्यूशन ले लेता हूं, ठीक है। तो जो भी अगर यहाँ पास कोलाइडल का सॉल्यूशन होगा और मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूं, तो ये कोलाइडल्स का सॉल्यूशन क्या होगा, नेगेटिव सारे के सारे इसके ऊपर अटैच हो जाएंगे, पूरी तरीके से कवर कर लेंगे, और पॉजिटिव कोलाइडल्स या चार्ज्ड पॉजिटिव कोलाइडल्स इसके ऊपर आ जाएंगे। यानी नेगेटिव का माइग्रेशन टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड पॉजिटिव कोलाइडल्स या पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल्स का नेगेटिव की तरफ।
इसी प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये एक तरीके की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है कोलाइड्स की। अगर पूछता है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी समझाइए कोलाइड्स की, तो आप इसी एग्जांपल्स को समझा दोगे। समझ आया? चलिए, तो इसका कारण क्या है? कॉस। कॉस बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि आप सभी को मालूम है अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। ठीक है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर। हर एक चार्ज अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक चार्जेस, या फिर आप इसी को ये भी लिख सकते हो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यही आ जाएगा इसका कॉज। इसके एग्जांपल्स की अगर बात करेंगे, यूज्ड एग्जांपल, यानी जिसमें हम इसको यूज करते हैं, तो हम इस तरीके से कोलाइडल्स को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। यानी हमारे पास बहुत ज़्यादा एक बकेट दिया गया है और उसमें हमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोलाइडल्स को सेपरेट करना है, तो हम कोलाइडल्स को सेपरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टू सेपरेट कोलाइड्स को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यह है कहानी इलेक्ट्रोफोरेसिस की, और ये तीन इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से मैं पहला और दूसरे इफेक्ट को ज़्यादा बोलूँगा, आप मोटिवेट कीजिए, क्योंकि इसमें अगर आप फोकस करते हो तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। अब बात करते हैं कुछ जितना हमने पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की, और फिर हम इस टॉपिक का आखिरी पार्ट यूज पढ़ेंगे कि हम आखिरकार किस तरीके से कोलाइडल्स बना सकते हैं, या फिर किस तरीके से हम कोलाइडल्स को क्या कर सकते हैं, कोलाइडल्स को बना सकते हैं या फिर उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमने समझा है कि कोलाइडल्स बहुत जल्दी जम जाते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स। ठीक है, और या तो कोलाइडल पार्टिकल बहुत ज़्यादा फ्री स्पेस में प्रेजेंट रहेंगे तो शेप्ड हैं, तो हम किस तरीके से उन्हें बचा सकते हैं या फिर किस तरीके से उन्हें हम जमा सकते हैं, ये सारी चीज़ें एक एक करके पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किए, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं आपसे। जैसे कि टिंडल इफेक्ट एंड ब्राउनिन मूवमेंट आपको दे दिया जाए, दोनों इफेक्ट एक साथ दे दिया जाए, ठीक है, और उसमें पूछा जाए कि इन दोनों इफेक्ट में से कौन से इफेक्ट के लिए एक्सटर्नल मैकेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन अप्लाई करता हूं आपके लिए कि टिंडल इफेक्ट एंड ब्राउनिन मूवमेंट दोनों इफेक्ट आपको दे दिया जाए, और मैं उसमें बोलते हैं, पूछा जाता है कि किस इफेक्ट के लिए एक्सटर्नल मैकेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ती है, कोलाइडल्स खुद ही वो प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं। कौन सा? ब्राउनिन मूवमेंट करेक्ट ऑप्शन होगा, सही है। क्यों? क्योंकि जो टिंडल इफेक्ट है उसमें जो लाइट का यूज करते हैं हम लोग पार्टिकल्स के ऊपर, टिंडल इफेक्ट में लाइट का यूज किया जाता है, क्योंकि विदाउट लाइट टिंडल इफेक्ट डज नॉट एक्सिस्ट। बट हम ब्राउनिन मूवमेंट को बिना लाइट की यूज या एक्सटर्नल मैकेनिज्म का यूज किए ही शो कर सकते हैं, क्योंकि ब्राउनिन मूवमेंट इज जस्ट अ ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इस पर कोलाइडल पार्टिकल ही बस की जरूरत पड़ती है। तो ये आ जाता है। ऑल थ्रू एग्जाम कॉमन सेंस के ऊपर बेस्ड था ये क्वेश्चन। अब हम कुछ इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे। अगर मैं पूछूं हेरिस्टिजुल लॉ को एक्सप्लेन कीजिए विथ एग्जाम्पल, तो आप क्या बोलोगे? अभी जैसे हम पढ़ के आए हैं, आप चाहो तो थोड़ा वेट कर सकते हो वीडियो पॉज करके। चलो देखो, हेरिस्टिजुल लॉ भी समझा रहे हैं आपको कि ये क्या होता है। एक तरीके से कोगुलेशन पावर को समझाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, कि किस आयंस की या चार्ज्ड आयन की कोगुलेशन सबसे ज़्यादा होगी या किस चार्ज्ड आयन की सबसे कम होगी, हम उसकी पावर के ऊपर, यानी जो उसकी पावर कंसिस्ट करेगा उसके अकॉर्डिंग समझा सकते हैं। ठीक, चलो तो इसका एक एग्जांपल भी पढ़े थे, प्रभु वाला, आप समझ सकते हो। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसकी नेक्स्ट रिलेटेड टॉपिक से। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं जब तक वीडियो भी चेक कर लेता हूँ। तो आता है हमारा इसी में नेक्स्ट टॉपिक जो हम डील करेंगे, और इसके बाद कुछ ही टॉपिक से ये क्वेश्चन टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा।
स्टार्ट करें नेक्स्ट। ठीक है, तो कुछ इम्पोर्टेंट आपके लिए है कि हमारे चैनल्स पे कुछ अभी हाल फिलहाल में कुछ और नए टीचर्स के साथ जुड़े हैं। ठीक है, तो आप ज़रूर उनको चेक कीजिए और मैं उनका वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बॉक्स पे भी आप पा जाओगे उनके लिंक्स, वीडियो के चैनल्स के लिंक, तो आप ज़रूर वहाँ जाके समझ सकते हैं उन्हें। वो दूसरे सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, जैसे कि मैथ हो गया या अनरिलेटेड सब्जेक्ट जो मैं नहीं पढ़ाता हूँ या मैं पढ़ाता हूँ, वो सब्जेक्ट भी उनसे रिलेटेड है। ठीक है, तो आप जाके चेक कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरफेस केमिस्ट्री में ही हमारे कुछ और इफेक्ट्स आते हैं कि यार कई बार पूछ देता है क्वेश्चन में कि हम किस तरीके से कोलाइडल्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन, अगर प्रिपरेशन की बात करेंगे तो कोलाइडल्स को हम इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, बट ड्यू इलेक्ट्रिकल प्रोसेस से, ठीक है, या केमिकल प्रोसेस से भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। और केमिकल प्रोसेस, इलेक्ट्रिकल प्रोसेस या नॉर्मल प्रोसेस या पेप्टाइजेशन प्रोसेस से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पेप्टाइजेशन समझते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। पेप्टाइजेशन क्या होता है, या पेप्टाइजेशन पूछ दिया क्या है, तो पेप्टाइजेशन इज बेसिकली अ प्रिपरेशन मेथड ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड्स की प्रिपरेशन मेथड अगर पूछता है तो पेप्टाइजेशन उसमें से एक है। पेप्टाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट है इन सभी में, और इसका अच्छा खासा रेंज भी है आने का, क्योंकि साल 2 साल या 3 साल के अंदर ये क्वेश्चंस रिपीट होता है। ठीक है, तो पेप्टाइजेशन क्या है? पेप्टाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट सॉल्यूशन से FRESHLY फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट प्रेसिपिटेट फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को जब हम कोलाइडल्स में कन्वर्ट करते हैं, व्हेन फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इज CONVERTED converted into colloidal solution, this process is known as peptidation in application of, ठीक है, by adding some stabilizing agent ठीक है, सम स्टेबलाइजिंग एजेंट का यूज करके। तो जब हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं कुछ स्टेबलाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करके, तो उस प्रोसेस को हम पेप्टाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो पेप्टाइजेशन सबसे इजी मैंने डेफिनेशन इसका बताया है, ऑल थ्रू आपके टीचर्स इसे और अलग अलग विचित्र तरीके से बताते होंगे, बट ये सबसे इजीएस्ट मैं इसका डेफिनेशन लेके आया हूँ। ठीक है, तो यार वो लोग बोलेंगे कुछ स्टेबलाइजिंग एजेंट का यूज किया जाता है जिसके कारण ये चीजें कोगुलेट नहीं होती है, ये सारी चीजें भी, बट ये आपको मालूम है यार स्टेबलाइजिंग एजेंट का यूज करने से चीजें कोगुलेट नहीं होती। इसमें एक और पॉइंट ऐड कर लेना, क्योंकि उसके बिना पेप्टाइजेशन अधूरा है, कि हम इसमें सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज आल्सो एडेड, क्योंकि बिना इलेक्ट्रोलाइट ऐड करे आप प्रेसिपिटेट को कोलाइडल्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। सो व्हेन फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इज कन्वर्टेड इनटू कोलाइडल बाय एडिंग, ठीक है, सम अमाउंट ऑफ, इसको आप ऐड कट कर देता हूं, सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड सम एंड, तो बस अगर आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दोगे तो आपके कोगुलेटेड पार्टिकल या कोलाइड्स क्या बन जाएंगे, प्रिपेयर हो जाएगा।
ठीक है। बट हम इसकी स्टेबलाइजिंग करने के लिए हम इसमें कुछ स्टेबलाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। एंड फॉर इट स्टेबलाइजेशन LIZAT stabilization we add small amount of stabilizing agent। ठीक है, तो ये सबसे इसका बेसिक आ जाएगा या फिर सबसे इजीएस्ट डेफिनेशन भी आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, चलो तो क्या है इसको एक बार समझते हैं। जब हमारे पास कोई प्रिसिपिटेट होता है, प्रिसिपिटेट मतलब हम बोल सकते हैं किसी का वेपर फॉर्म ले लो। जैसे हमारे पास वाटर हमने बॉईल किया, वाटर बॉईल किया और उस ऊपर जा करके उसका धुआं जो है, ठीक है, वाटर बॉईल करोगे तो धुआं निकलेगा, वेपर से निकलेंगे, वो वेपर से एक तरीके के प्रिसिपिटेट है, उसी को उठा लो। क्योंकि उस हर एक वेपर में जो एक पार्टिकल है उसकी साइज बहुत ज्यादा छोटी है, हम उसको उठाते हैं, उसमें कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर देते हैं। इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने के कारण उसका थोड़ा वेटेज बढ़ जाता है और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स एक पार्टिकल्स में सेपरेट हो जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने के कारण। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने का दूसरा एक और कारण है कि वो चार्ज्ड हो जाते हैं। ठीक है, चार्ज, क्योंकि हमने अभी बात की थी कि कोलाइडल्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जिसके कारण वो अपोजिट पोल्स पे मूव करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसी तरीके से इनकी भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने के कारण कुछ चार्ज हो जाएंगे और चार्ज होने के कारण वो क्या होंगे, अब एक तो और कारण आ जाएगा, चार्ज है तो अट्रैक्ट करना एक दूसरे के साथ चालू कर देंगे अगर अपोजिट है तो। जैसे मैं क्या करता हूँ, H+ और O2- ले लेता हूँ। ठीक है, वाटर का एग्जांपल लेते हैं। तो जब ये चार्ज है तो ये इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा। तो यहाँ क्या ऐड कर देते हैं हम, कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टेबलाइजिंग एजेंट को ऐड कर देते हैं। ठीक है, स्टेबलाइजिंग एजेंट को ऐड करने के कारण ये चीजें होती क्या है, स्टेबलाइज हो जाती है, यानी ये इसी चार्ज फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर जाता है। तो इस तरीके से हम कोलाइडल्स बना सकते हैं, एक ये प्रोसेस आ जाएगा। ठीक है, तो ये आता है पेप्टाइजेशन, सबसे इजीएस्ट प्रोसेस है। तो आप इसका एक बार फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसी में एक और टॉपिक को लेकर के चलते हैं, इसकी केमिकल मेथड। ठीक है, चलो हो गया। तो केमिकल मेथड आता है कि इंपॉर्टेंट है। इसी के बाद देखिए, अगर मेरे पास एक क्या है AS, मैं क्या ले लेता हूँ सिलिकॉन की AS ले लेते हैं एग्जांपल मेटल में, और इसी के थ्रू समझते हैं AS2O3, और इसके साथ साथ मैं क्या ऐड कर देता हूँ, वाटर ऐड कर देते हैं, यानी डिस्पर्स फेज हमारे पास AS2O3 आ जाएगा और वाटर हमारे पास डिस्पर्स मीडियम आ जाएगा। तो ये बनाएगा क्या, ये बनाएगा हमारा AS2S3, ठीक है, और उसके साथ साथ हमारे पास एडिशनली में वाटर ही एटमॉस्फेयर पे रहेगा। ठीक है, मीडियम पे भी वाटर ही रहेगा। तो बट मेन कोलाइडल की अगर बात करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास कोलाइडल, इसके कोलाइडल्स प्रिपेयर होंगे। ठीक है, तो ये केमिकल प्रोसेस है। केमिकल प्रोसेस में डिफरेंट प्रोसेस आते हैं, जैसे कि मैं बात करता हूँ, बट इसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ इस रिएक्शन से, एक दो रिएक्शंस हैं आपके बुक में भी मेंशन होंगे, तो आप उन्हें एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, इसके जैसे कि हम इसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, अगर इसके हम डिहाइड्रेशन कर दें तो भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं, और अगर हम उसको क्या कर दें, हीट अप कर दें, केमिकल मेथड में ही हीटिंग आती है प्रोसेस, तो भी हमारे पास कोलाइडल प्रिपेयर हो जाते हैं, बट उसमें अमाउंट बहुत ज़्यादा कम होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी अगर हम इनके लिए करते हैं तो भी कोलाइडल्स प्रिपेयर होने के चांसेस रहते हैं। चलिए
तो हम इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है पेप्टाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, और सेकेंडली हमारे पास इसी में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के थ्रू या इलेक्ट्रिकल प्रोसेस से हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं कोलाइडल, वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो, तो जैसे कि हमारे पास क्या है, हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल प्रोसेस से। मान लेते हैं हमारे पास एक बड़ा सा क्या है, बीकर। ठीक है, इस बीकर को एक प्रोसेस है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी या इलेक्ट्रिकल प्रोसेस, ELECTRICL, इलेक्ट्रिकल प्रोसेस। चलिए जी, ठीक है, 2 मिनट में इंक फिल कर लेता हूं जल्दी से, फिर स्टार्ट करते हैं। तब तक एक आध दो क्वेश्चन के आंसर दीजिए आप जी। जो हमारे पास पेप्टाइजेशन है उसमें स्टेबलाइजिंग एजेंट के कुछ आप एग्जांपल्स बता सकते हो। हम इससे पहले ही एग्जांपल्स को डील कर चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में, जो कि हमने 2 ठोक आपको एग्जांपल आई थिंक सो मेरे हिसाब से बताए थे। तो आप एक आध स्टेबलाइजिंग एजेंट का नाम बताइए तो। देखो, इंक गिर रहा है। चलिए जी, कोई बात नहीं। स्टेबलाइजिंग एजेंट का बेस्ट एग्जांपल होता है जिलेटिन, जिसका देखो इस हैरी सीजर लॉ में ना एक और चीज लिखी थी। ठीक है, हैरी सीजर लॉ में एक और चीज आप जाकर के प्रीवियस पेज में ऐड कर लेना कि कोगुलेशन डिपेंड करता है किसके ऊपर, मैंने बोला चार्ज के ऊपर तो डिपेंड करता है, बट स्टेबलाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी कोगुलेशन के ऊपर कैसे होती है कि कोगुलेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबलाइजिंग एजेंट। ठीक है, अगर स्टेबलाइजिंग एजेंट मान लेते हैं हमारे पास इस तरीके का कोगुलेशन हो रहा है, कोगुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं क्या बोल सकता हूं, स्टेबलाइजिंग एजेंट का वैल्यू, ठीक है, इज डायरेक्टली इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वैल्यू ऑफ, ठीक है, ना 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 ना, गलत हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अरे यार, हो गया, हाँ, वैल्यू ऑफ स्टेबलाइजिंग एजेंट, STABALIZING, स्टेबलाइजिंग एजेंट। देखो, स्टेबलाइजिंग एजेंट की जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा कोगुलेशन होगा। आप बोलोगे कैसे? स्टेबलाइजिंग एजेंट तो कोगुलेशन होने से बचाता है चीजों को। ठीक है, ये चीज तो सही है, आप भी जानते हो कि कोगुलेशन उतना ही कम होगा जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेबलाइजिंग एजेंट है। मैंने यहां वैल्यू की बात की है, वैल्यू मतलब उसकी 10, 20, 30, 40। तो जो अगर स्टेबलाइजिंग एजेंट की वैल्यू बहुत कम है या बहुत पॉइंट में आ रहा है तो उतना ही स्ट्रॉन्ग स्टेबलाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो दुनिया का जो बेस्ट स्टेबलाइजिंग एजेंट्स में से एक है वो है जिलेटिन, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 0.025, ठीक है, या आई थिंक सो 0.25 होती है, 0.25। ठीक है, इतनी वैल्यू होती है। अब जो हमारे पास वास्ट है, यानी वास्ट मतलब बोलूंगा सबसे खराब जो माना जाता है स्टेबलाइजिंग एजेंट, वो है पोटैटो स्टार्च। जिसकी वैल्यू 25 होती है। अब बताओ, इन दोनों में से वैल्यू के इनवर्स में तो ये तो बहुत कम है, एक भी नहीं है कम से कम। ठीक है, 1/4 है, 1/4 के इक्वल है, मतलब इसके रिगार्डिंग में तो ये तो निग्लेजेबल है वैल्यू। तो मैं बोल रहा हूं, इसीलिए मैंने बोला कि कोगुलेशन की वैल्यू जितना ज्यादा होगी जितना ज्यादा इसकी वैल्यू, यानी अगर इसकी वैल्यू हायर होती है तो कोगुलेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि ये इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा इसको रोकने के लिए। तो इस चीज को आप समझ सकते हो। ठीक है, चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। हम क्या करते हैं,
जैसे कि हम इसके किसके किसके लिए यूज करते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रिकल प्रोसेस हम मेटल्स के लिए ज़्यादा यूज करते हैं। जैसे कि मैं क्या यूज करता हूँ किसके लिए, गोल्ड के लिए, AgAu, ठीक है। सिल्वर के लिए भी यूज किया जा सकता है, सिलिकॉन के लिए भी यूज किया जा सकता है, प्लेटिनियम के लिए भी यूज किया जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम इसको यूज करते हैं जैसे कि गोल्ड के लिए यूज करते हैं AgOg। चलो AgOg लो जी, सुनो जी, हम क्या करते हैं, गोल्ड की एक प्लेट ले लेते हैं, ठीक है, और इधर साइड भी गोल्ड की एक प्लेट ले लेते हैं और इसे कनेक्ट कर देते हैं थ्रू करंट से, हायर वोल्टेज से, हायर वोल्टेज के करंट से या बैटरी से या DC सोर्स से AC सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं और हम इस पावर को ऑन कर देते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, फ्लो करना चालू करेगा। अब जैसे जैसे ये क्या होगा, धीरे धीरे इलेक्ट्रिक करंट जब वाटर में फ्लो करता है तो क्या होती है चीजें, देखो यहां जो सोल्यूशन हम लिए हैं ये है वाटर, ठीक है, वाटर लिया गया है जनरली, ठीक है। आप इसकी जगह, वाटर की जगह इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सॉरी इनऑर्गेनिक तो वाटर है, ऑर्गेनिक चीजें यूज नहीं करोगे, जैसे इथेनॉल हो गया, अल्कोहल हो गया, बेंजीन हो गया, ये इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। आप इसे नोट पॉइंट में लिख लो, इट इज नॉट हियर इन प्लेस ऑफ वाटर वी कैन नॉट यूज ऑर्गेनिक लिक्विड्स या ऑर्गेनिक मीडियम, ठीक है। ऑर्गेनिक मीडियम हम यूज करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, सिर्फ वाटर या इनऑर्गेनिक मीडियम के साथ ही काम करेगा। चलो जी, ठीक है। तो होता क्या है, धीरे धीरे ये इसका हीट बढ़ जाएगा, ये हाईली हीटेड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि करंट जब वाटर में पास होता है तो वाटर का क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। वाटर हीटर तो इसी तरीके से काम करता है, तो इसका टेम्परेचर बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा और कुछ इस समय ऐसी वैल्यू आ जाएगी कि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। ये रॉड जो होगा गोल्ड के या किसी भी इन सभी मेटल्स में से कोई भी हम मेटल लेकर के बात कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हीटेड हो जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ से और यहाँ से उठाएंगे और इस चीज़ को ला करके एक अलग से कंटेनर रहेगा हमारे पास और उस कंटेनर में हम इसको डाल देंगे। वो कंटेनर क्या कंटेन करेगा, ये पूरा का पूरा आइस कंटेन करता है। जब ये बहुत ज़्यादा हीटेड हो जाता है ये वाला सोल्यूशन, तो हम इसे एक आइस के सोल्यूशन में या आइस के टब में क्या करते हैं, डाल देते हैं। यहाँ क्या है, आइस है, आइस यानी ठंडा 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 बर्फ। चलो जी, ये आ गया आइस। नाउ तो इससे होता क्या है, हमने तुरंत जैसे ये बहुत ज़्यादा हीट हुआ तो हीट होते ही मान लो ये मेरे पास बहुत ज़्यादा हीट हुआ, या इसको लेते हैं, चलिए ये मेरे पास बहुत ज़्यादा हीट हुआ, ये हीट हुआ, अब मैं इसको उठा करके तुरंत एक आइस के टब में रख दूंगा, डाल दूंगा, तो जिससे ज़्यादा हीट और चेंज इन हीट बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे हीट बहुत ज़्यादा थी, इसके बाद मैंने हीट को बहुत तेज़ी से गिराने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ गर्म था पूरा का पूरा और यहाँ क्या हो गया, ठंडा हो गया एकदम। हम क्या करते हैं, इस पूरे टब को ही उठा करके डायरेक्टली आइस के टब में रख देते हैं, यानी ये बाहर था, इसको उठा करके मैंने यहाँ रख दिया विथ ये रॉड कनेक्टेड और करंट कनेक्टेड, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा, टेम्परेचर बहुत तेजी से गिरेगा। टेम्परेचर बहुत तेजी से गिरता है तो उसी समय कोलाइड्स बनते हैं। कैसे, ये जो हमारे पास इसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा फॉल होने के कारण उनके बीच की जो बॉन्डेज होती है वो टूट जाती है, और बॉन्डेज जब टूट जाती है तो हर एक एटम से या इसके पार्टिकल्स क्या होंगे, जस्ट अलग अलग हो जाएंगे, और अलग अलग हो जाते हैं तो ये ऑन अ सरफेस नीचे पे जम जाते हैं, मतलब ये छोटे 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 बहुत सारे देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से हम कोलाइडल्स बना सकते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी का यूज करके, और कोलाइडल इस तरीके से बनाया भी जा सकता है। तो ये प्रोसेस है पूरा का पूरा, आप चाहो तो इसे लिख लेना अपनी भाषा में, ठीक है। तो ये आ जाएगा, हो गया। चलो, इसकी लिमिटेशंस भी मैंने बताया कि ऑर्गेनिक चीजें यहाँ यूज नहीं करोगे यार, ऑर्गेनिक यूज करोगे तो चीजें नहीं बनेगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट हो जाए, हो गया, मैं आ रहा हूँ, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट
तो ये आता है प्रिपरेशन मेथड में मैंने बता दिया केमिकल और पेप्टाइजेशन। अब नेक्स्ट आता है इसकी प्रोटेक्शन के बाद आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कितने वीडियो लेक्चर मिनट का हो गया देख लेते हैं इस चीज़ को। आई थिंक सो टाइम बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं रोक देना चाहिए। प्रोटेक्शन वाली टॉपिक हम आने वाले कल के ही लेक्चर पे लेंगे, जहां हम साथ ही क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।